हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए इम्पोर्टेंट सीरीज अपनी स्टार्ट करते हैं गैप की। ठीक है जी। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाई जा रही है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, जो कि जल्दी होने वाला है। ठीक है, पहले तो बता दी थी कि मई में होने वाला है, लेकिन क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सिचुएशंस ठीक हो और हमारा एग्जाम जल्दी से हो जाए और अपनी ड्रीम्स को हम फुलफिल कर सकें। राइट। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का 67th क्वेश्चन। इसका ये मतलब है लास्ट वीडियो तक हमने 66 क्वेश्चंस कवर कर लिए। यस। 67th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन करंट एसेट्स, intangible assets, fixed assets, या all of the above. You're having your time for 10 seconds. हाँ जी, हो गया आंसर। ये देखिए, इसका आंसर है अपना सी, फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन ना, इट इज द रिडक्शन इन वैल्यू। मतलब जैसे ना, फॉर एग्जाम्पल आज आपने अपना फोन खरीदा, ये है आपका फोन, आपने आज खरीदा, कितने का खरीदा? 1 लाख का खरीदा। मुझे एक बात बताएं, 2 साल बाद क्या इसी सेम फोन की, सेम मॉडल की वैल्यू 1 लाख रहेगी? कम होती है ना वैल्यू, कम हो जाएगी। जैसे अब ये 60,000 का रह जाएगा, 40,000 है, कम हुआ है 40,000 से। 40,000 क्या है? ये है अपनी डेप्रीसिएशन। आपको सिर्फ समझाया डेप्रीसिएशन क्या होती है। डेप्रीसिएशन किन किन वजह से हो सकती है? जैसे मेरे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, न्यू फैशन आ गया। ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं। अब डेप्रीसिएशन ना किस पे प्रोवाइड करी जा सकती है? ये एसेट्स पे प्रोवाइड होती है, लेकिन कौन से? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं बिजनेस में, जैसे बिल्स रिसीवेबल। इनकी लाइफ 1 साल तक ही होती है। तो जिसकी लाइफ सिर्फ 1 साल है उसमें तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल बाद जाके लगती है। तो आंसर इसका ए नहीं होगा। और अगर ए नहीं है तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी है ऑल ऑफ द अबव। इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो वैल्यू कम हो रही है ना इंटैंजिबल एसेट्स की, वो डेप्रिसिएशन नहीं बोलते उसको। क्या बोलते हैं उसको? एमोर्टाइजेशन। आर वी क्लियर विद दिस? तो डेप्रिसिएशन हमारी सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे लगती है। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ शो होते हैं? अपने बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन कहाँ शो होती है? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात क्लियर है? आगे चलें। और जो एक और बात बताती हूँ, ये देखिए, वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू। जैसे ना आपकी मशीनरी थी 1 लाख की, 1 साल बाद आपने डेप्रिसिएशन इस पे लगाई 30,000 की, तो ये जो 30,000 है ना, ये आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बैलेंस शीट में क्या वैल्यू जाएगी? 1 लाख माइनस 30,000, हाउ मच? 70,000। तो बाहर मेन कॉलम में आएगा 70,000 की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगला क्वेश्चन देखिए, 68th क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एज। You have time of 10 seconds, everyone. क्या हमें इसका आंसर मिला? इजी है, मुश्किल नहीं है? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है डेबिट। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, मुझे एक बात बताएं, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है, जैसे ना मैंने इतना स्टॉक खरीदा, मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए मुझे स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो होती है हमारी इन्वेंट्री। जो साल के अंत में बच जाता है ना स्टॉक, जो साल के अंत में बच जाता है स्टॉक, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये अपना एसेट होता है। ये बहुत बड़ा हिंट है आपको इस क्वेश्चन का। क्लोजिंग स्टॉक अपना एसेट है। मुझे बताएं एसेट्स की नेचर क्या होती है? क्या वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। ये देखिए, चलिए आज आज चीजें और रिपीट करती हूँ और क्लियर करती हूँ आपको।
ये है अपनी बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट। यहाँ पे आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये इसकी जो भी अमाउंट है। यहाँ आती है अपने एसेट्स और इसकी जो भी अमाउंट है। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो एसेट्स है ना, एसेट्स में जो जो भी आएगा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, जो चीज एसेट है उसकी नेचर होगी डेबिट। इस वजह से ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। जो आपकी इक्विटी या लाइबिलिटी है ना, उसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट, ऑपोजिट। ठीक है, एक और बात देखिए, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये भी टी फॉर्मेट में बनता है अपना। ठीक है, ये है अमाउंट, यहाँ है अमाउंट, यहाँ क्या आते हैं? एक्सपेंसेस, और दूसरी साइड क्या आता है अपना? इनकम्स। जो एक्सपेंसेस है उसकी नेचर क्या होती है? एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? अब आप कहेंगे बैलेंस शीट में इस साइड अपना क्रेडिट है तो P&L में भी इस साइड क्रेडिट होगा ना, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। एक्सपेंसेस होते हैं अपने डेबिट और इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट। रूल याद है ना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये अपना रूल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नेचर है इसकी। अगर यहाँ पे कुछ और भी दिया था, अच्छा यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट ऑफ मशीनरी दिया होता तो उसका क्या होता? ट्रायल बैलेंस में उसका भी डेबिट होता। क्यों? क्योंकि वो एसेट है और एसेट की नेचर क्या अपनी? डेबिट। इजी ना? आगे देखिए 69th क्वेश्चन। A secret reserve is created in which of the following organizations? Sole proprietorship, partnership, joint stock company, banking and financial institutions. And this is your time to solve the question. आंसर मिल गया आपको? ये देखिए, कई बच्चों ने ना इसका आंसर सी किया होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सीक्रेट, इसका आंसर है अपना डी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सीक्रेट रिजर्व मतलब कोई ऐसा खजाना सीक्रेट रखा हुआ है आपने, खजाना नहीं, रिजर्व जो सीक्रेट है। यहाँ पे क्या होता है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज को अलाउड है दैट यस, आप बना सकते हैं सीक्रेट रिजर्व्स को। मतलब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, आप उसको अंडर स्टेट कर सकते हैं। अंडर स्टेटिंग मतलब अंडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ना अगर मेरे प्रॉफिट्स थे ना 1 लाख के, असल में 1 लाख के थे, मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मेरी कंपनी, मैंने सिर्फ 70,000 दिखाए, नहीं नहीं इतने प्रॉफिट्स नहीं हुए थे, 70,000 ही हुए थे, तो 30,000 सीक्रेट रख लिया। 30,000 सीक्रेट रिजर्व है, वो कौन कर सकता है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 70th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। Now it is like match list 1, मैच ABC with 1 to 3। गुडविल का क्वेश्चन है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल और रैट गुडविल। जल्दी से करिए। हो गया? बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इसका आंसर है अपना बी। मुझे बताएं, आप में से किसी के पास डॉग है? अगर होगा तो डॉग किससे अटैच्ड होते हैं? क्या वो किसी घर से अटैच होते हैं कि अपने ओनर से अटैच होते हैं? आप बोलेंगे डॉग अपने ओनर से अटैच होते हैं। अच्छा, आप में से कईयों के पास कैट्स होंगी। कैट्स ना अपने आप को ही ओनर समझते हैं, वैसे कैट्स की नेचर होती है। तो ना कैट्स किसी अपने ओनर से अटैच्ड होती है कि अपनी स्पेसिफिक प्लेस से अटैच्ड होती हैं? प्लेस से। रैट किसी से अटैच नहीं होता। रैट का काम होता है कि अपना पेट भरा, बस हो गया काम। वो किसी से अटैच नहीं है, ना ओनर से ना प्लेस से। डॉग गुडविल, फ्यूजिटिव, लोकेलिटी या पर्सनल, किसी पर्सन से अटैच है ना डॉग, डॉग किसी पर्सन से अटैच्ड है, तो ए का होगा अपना 3। ठीक है, जहां ए का 3 नहीं है ना, उस ऑप्शन को काट दो। ये अप्रोच भी आपको सिखा रही हूं मैं। अपने को तो पहले ऑप्शन से ही आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी
बाकी ऑप्शंस भी देखने हैं। कैट किससे अटैच्ड है? स्पेसिफिक प्लेस से, किसी लोकेलिटी से। बी का है अपना 2, ठीक है। सी का देखिए रैट गुडविल। रैट गुडविल को हम बोलते हैं फ्यूजिटिव गुडविल, मतलब कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, कम वैल्यू है, वो होती है रैट गुडविल। कोई ऐसी अगर कंपनी है, चलिए मैं आपको एक बहुत ही फनी नहीं, इंटरेस्टिंग सा टास्क देती हूँ। मुझे कोई ऐसी कंपनी का बात नाम बताएं जिसकी डॉग गुडविल है, मतलब आप एक कंपनी पे सिर्फ इस वजह से विश्वास करते हैं, इस वजह से उसकी रेप्यूटेशन है, बिकॉज वहां स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपकी कोई फेवरेट टीचर है, तो उसकी रेपुटेशन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन है। ऐसी कंपनी जहां डॉग गुडविल फॉलो होती है, ऐसी कंपनी जहां कैट गुडविल, मतलब पर्सन की बात नहीं है, लोकेलिटी की बात है, प्लेस की बात है। अभी यहाँ हमारे घर में कोई ऐसे जगहें होंगी, घर के आसपास शॉप्स होंगी, कोई एक शॉप है जो हाँ मेन मार्केट में है और उसकी उतनी ज्यादा गुडविल है क्योंकि वहाँ कस्टमर बहुत है, वो ऐसी लोकेलिटी में है जहाँ हर कोई कस्टमर आ सकता है, तो उसका आपने मुझे नाम बताना है। रैट गुडविल को तो रहने दीजिए, डॉग और कैट का, ठीक है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए ना कि सबसे अच्छी गुडविल कौन सी होती है तीनों में से, आंसर क्या होगा? In that case, answer will be cat goodwill. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जरूरी नहीं है ना कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हमेशा रहे। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी बहुत गुडविल, अगर वो पर्सन गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी गुडविल चलेगी, और आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल हो, ठीक है। आगे चले। 71 क्वेश्चन, 71st क्वेश्चन, what is the rate of interest provided on loan taken by partners in absence of a partnership deed? अच्छा क्वेश्चन है, करिए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ऑप्शंस के बीच में? कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर बताऊं? ये देखिए, इसका आंसर है अपना बी, 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट किस पे है? लोन पे। कब? जब आपकी पार्टनरशिप डीड है नहीं। इस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना मिलता है ब्याज? 6%। लोन लेते हैं, कोई एक पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ए ने ना बिजनेस से लोन ले लिया, मतलब इसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी पार्टनरशिप से लोन लिया, तो लोन ले लिया, अब जाहिर सी बात है उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब पार्टनरशिप डीड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। कितना? लोन पे, सिर्फ लोन पे कितना? 6%। ये बात ध्यान कर लो, ध्यान में। अगला 72 क्वेश्चन, what is the rate of interest provided on drawings in absence of partnership deed? ये देखते हैं ये किसको आता है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। हाँ जी, हो गया सॉल्व। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? शून्य। आंसर है नॉट गिवन। नॉट गिवन मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन टू एनी पार्ट। पुराना क्वेश्चन क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन, LOAN, वो तो आप देंगे ही देंगे, देंगे ही देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना तो देंगे 6%, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है और बोला गया कि हाँ भाई तुम मुझे 12% दोगे, तो वो कहानी अलग है। अगर तुमने खुद ही बता दिया कि हाँ तब होगा इतना, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं है ना तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलता ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा ना, ना कुछ लिया जाता है पार्टनर से, ना पार्टनर को दिया जाता है।
इंटरेस्ट और लोन के अलावा कुछ भी हो तो वो नहीं दिया जाएगा, इट इज नॉट गिवन। बात क्लियर है? ये देखिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर क्या करे? ये देखिए, पहला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। ए पार्टनर है, इसने बिजनेस में पता है कितना पैसा लगाया, 10 लाख, ह्यूज अमाउंट। इसको इस पे कोई रेट नहीं मिलेगा, कोई रेट नहीं मिलेगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई सैलरी नहीं मिलती। एक पार्टनर है जिसका नाम है बी, ये बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है बिजनेस में, कोई सैलरी नहीं मिलती जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज। अब एक सी पार्टनर है, इन्होंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ड्रॉइंग्स कर लेना, लोन नहीं है, लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलग है। जब ड्रॉइंग्स होती है ना, तो उसको होता ही है कुछ, उसको पैसा वापस करना, मतलब इंटरेस्ट देना पड़े बिजनेस को, बिजनेस से पैसा निकाला है, उसमें केस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं देगा वो, तीनों में कोई नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? इक्वल। आपसे ना ये कंफ्यूज आपको करने के लिए पूछा जा सकता है। ए पार्टनर ने, बी पार्टनर ने और सी पार्टनर, ये तीन पार्टनर्स हैं। ए ने 10 लाख लगाया, बी ने 2 लाख लगाया और सी ने 1 लाख लगाया, ठीक है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुई? क्योंकि ए ने सबसे ज्यादा लगाया, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? अब आपके जहन में आएगा, अब ए ने इतना पैसा लगाया, को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, तो वहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना 10:2:1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोल रही ना, साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इररिस्पेक्टिव किसने कितना पैसा लगाया है, कितनी कैपिटल लगाई है। एक चीज दी जाती है, ना ये दिया जाएगा, ना ये, ना ये, ना ये। एक चीज है जो दी जाती है, क्या आपको पता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 6%। ऑल राइट, आर वी क्लियर विद दिस? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब से प्रैक्टिकल स्टार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 73। A is a person. He withdrew 1,000 at the beginning of each month. Calculate interest on drawings if rate of interest is 10%. I am giving you time for this question. हाँ जी, हो गया सॉल्व? जिससे नहीं हुआ पॉज कर लो वीडियो, फिर देखते हैं। इसका आंसर है अपना बी, 650। सॉल्व करें। ए पर्सन है, उसने विड्रॉ किया 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने उसने विड्रॉ किया 1,000। राइट, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। लेकिन कब किया विड्रॉ? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है ना, तो आपका रेट क्या आता है? 6.5। ये 5 है, रुकिए रुकिए, कंफ्यूज ना हो जाना, ये 5 है, 6.5। अच्छा, डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। बात क्लियर है अपने को? 1,000 एक महीने का है, रेट कितना है? ये विड्रॉल अमाउंट है, ये रेट है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है ना, अगर ये वर्ड आपको ध्यान देखना है, बिगिनिंग और किसका? मंथ का। बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना है? 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ये एक महीने का, अगर पूरे साल का निकालना है ना, तो जो वैल्यू आएगी इंटू 12 कर देंगे। अभी करते हैं 12, आंसर इजी होगा निकालना। चलिए, ये देखिए, 0 से 0 को काट दो, 12 से 12 को काट दो, क्या बच्चा? अपना बचा 650 रुपीज। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स if it is withdrawn at the beginning of each month. So the answer of this question is 650. All right. अगला क्वेश्चन इससे अलग है। A withdrew 1,000 at the end of each month. You need to calculate interest on drawings if rate of interest is 10%.
Are we done with the question? Have we got the answer, everyone? चलिए जल्दी करिए. आंसर रिवील कर रही हूं. इसका है सी 550. 550 कैसे देखिए. ए ने कितना विड्रॉ किया हर महीने. अभी देखिए सिर्फ हर महीने, ये नहीं देखना शुरुआत में है, मिड में है, अंत में है. हर महीने कितना किया? 1000. ठीक है, कितने रेट पे? 10%. कब किया? एंड ऑफ ईच मंथ. एंड एंड में क्या रेट लगेगा? 5.5 डिवाइडेड बाई 12. ये एक महीने का आ जाएगा. पूरे 12 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई. 100 इंटू 5.5. हाउ मच? ये कट गया, निकल गया. 550 इज द आंसर. इजी है. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, ये क्या है? 5.5 6.5 क्या है ये? ये है, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ विड्रॉन एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, या जब भी. जब एवरी मंथ होना तो देखना जरूरी है कब. ये बड़ा ही प्यारा चार्ट है, आपको क्लासेस में मैंने समझा रखा है. और 6.5 कैसे निकलता है ये भी समझाया है. 6 कैसे निकलता है ये भी समझाया है. 5.5 कैसे निकलता है ये भी समझाया है. बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, तो कैलकुलेट फॉर 6.5 मंथ्स, जो हमने पहले किया था. बिगिनिंग में किससे किया था? 6.5. ठीक है. अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ था, हर साल के 15 तारीख को, तो आप करते 6 महीने के लिए कैलकुलेट. अगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर 5.5 मंथ्स. आर वी क्लियर विद दिस? आगे चलते हैं. 75th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अ विड्रू. चलो ए बहुत भारी हो गया. अब बी निकाल रहा है पैसे, है ना. ए निकालता जा रहा है, क्या बात हुई? बी विड्रू 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. Calculate interest on drawings if rate of interest is 10%. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वार्टर का आना चाहिए. कितने महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं अगर वो एंड ऑफ क्वार्टर. ठीक है जी. इसका आंसर बताऊं कि हम अभी कर रहे हैं सॉल्व. चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ. 450. हाउ? बी ने विड्रॉ किया 1000 टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. कितना रेट है? 10%. ठीक है. एंड ऑफ ईच क्वार्टर में अपना क्या लगेगा? क्या लगेगा? कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? 4.5. ये आ गया एक महीने का. पूरे साल के लिए क्या करेंगे? इंटू 12. तो 100 इंटू 4.5 हाउ मच? 450. इजी नो, आसान है. बस आपको ये आना चाहिए, ये वैल्यू. ये क्वेश्चन करते हैं अभी. अभी तो हमने इजी इजी कर लिया, मुश्किल क्वेश्चन करिए. अ विड्रू इज अ स्पेसिफिक पर्सन 15,000 at beginning of each quarter. You need to calculate interest on drawings if rate of interest is 10%. चलिए आंसर आपको रिवील करती हूँ इसका. इसका आंसर है अपना बी 11,250 रुपए. ए ने विड्रॉ किया 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. क्या रेट है? 10%.
अच्छा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या आएगा, क्या आएगा बताएं। 7.5, 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया एक महीने का। कितने का निकालना है पूरे साल का, तो 15,000 इंटू 7.5, 1500 इंटू 75, अपने को आंसर क्या मिलता है इसका, 11,250 रुपीज। इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपनी ड्राइंग्स में, ठीक है। इसका आंसर है अपना बी। ऑलराइट, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ओके, बिफोर दैट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ विड्रॉन एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर में भी इन द बिगिनिंग आएगा, ध्यान से देखिए, क्वार्टर में क्या आएगा, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड टुवर्ड्स द एंड। बिगिनिंग, मिडल और एंड। बिगिनिंग के लिए कितना कैलकुलेट करते हैं, 7.5 मंथ्स के लिए। मिडल में कितना करेंगे, 6 मंथ्स के लिए। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में कितना करेंगे, 4.5 मंथ्स के लिए। अच्छा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, एक बारी मैं आपको पूरा मंथली और क्वार्टरली का बता दूं, कहाँ स्पेस अवेलेबल है अपने पास। चलिए यहां आपको बताती हूँ मैं। ये है बिगिनिंग, ये है मिडिल और ये है अपना एंड। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मंथली की और यहाँ पे क्वार्टरली, ठीक है, ये अपना ऐसे बनेगा। इस चार्ट को सारे के सारे बच्चे अभी बनाए, जब मैं बना रही हूं अभी बनाए, ठीक है। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए सबसे पहले आसान, मिडिल में अगर करना है ना, हर एक मंथ के मिडिल में 6 महीने के लिए, क्वार्टरली का अगर मिडिल करना है 6 महीने के लिए, यहाँ पे ना 0.5 ऐड कर दो, इस एरिया में 0.5 ऐड कर दो, क्या बना 6.5, इधर 0.5 माइनस कर दो, कितना बना 5.5। मतलब अगर मंथली विड्रॉ करेंगे और हर महीने के शुरुआत में बिगिनिंग में कितना आएगा 6.5, मंथली के एंड में करेंगे कितना आएगा 5.5। और अगर हम क्वार्टरली के बिगिनिंग में करते हैं तो 6.5 प्लस 1 हाउ मच, 7.5, 5.5 माइनस 1 हाउ मच, 4.5। कोई कहानी नहीं है, सिंपल है, ठीक है जी, बात क्लियर है सबको। ये देखिए, अगर ये चार्ट बनाइए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपको काफी क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो सकते हैं अगर वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्योंकि आ भी सकता है। ठीक है, चलिए अभी क्लास एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, काफी कुछ सीखा होगा। और ये चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज बार बार बोल रही हूँ, उसको बना लीजिए। With this, thank you so much for being a patient audience, and yeah, keep on learning, keep spreading knowledge. Bye. Bye.